हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास का विज्ञान हिंदी में, जो कि सीटेट, डीएसएस, एसबी, केवीएस, नवोदय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम लाइन टू लाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। फसल प्रबंध एवं फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें दो हैं, एक पहेली है, एक बूझो है। मतलब पूरी एनसीईआरटी में पहेली और बूझो को लिया गया है, जो आपस में अपने प्रश्न करते रहते हैं या क्वेश्चंस करते रहते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, एक दूसरे को जानकारी देते रहते हैं। तो इसमें पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है वो है आपका, कृषि पद्धतियाँ कब प्रारंभ हुई। पहला पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिए आप उसको, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कृषि पद्धतियाँ कब स्टार्ट हुई। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य कब तक घुमंतु रहा। 10,000 ईसा पूर्व। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य घुमंतु प्रवृत्ति का था, और झुमंग या जो घूमते फिरते थे वो घूमने फिरने वाली ही खेती करते थे। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि फसल क्या होती है। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कह देते हैं। जैसे आपकी गेहूं की है, चावल की है, चने की है, सरसों की फसल है। ये सब क्या है, एक ही खेत में या एक ही जगह पर एक किसी स्पेशल सीजन में वहाँ पर तापमान और बारिश को देखते हुए उगाए जाते हैं, और उनसे हम अपना फसल प्राप्त करते हैं कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद में। अब ये फसलें कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, फसल का हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ पर है फसल का, ये यहाँ पर है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद है फसलें कितने प्रकार की होती हैं। फसलें दो प्रकार की होती हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब ये खरीफ और रबी थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो आप कैसे याद करते हैं। जैसे मैं याद करती हूँ, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, तो जिसका छोटा नाम है उसके वो सर्दियों में उगाई जाती है, छोटे दिनों में उगाई जाती है, और उसका नाम क्या है, रबी की फसल। तो देखो, रबी की फसल देख लीजिए, जो अभी सीजन चल रहा है वो ये है रबी की फसल का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जो सर्दी होती है उनमें दिन छोटे होते हैं और जिसका छोटा नाम है वो रबी की फसल है। रबी की फसल के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी। अलसी को हम फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर जैसे यूपी में इसको तीसी भी कहा जाता है। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक मेन सोर्स होती है। और जब दिन बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर हमारी फसल आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में आपका धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि उगाए जाते हैं। फसल आधारित पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं हमारी। इसमें एक क्वेश्चन और है जहाँ पर पहेली पूछती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। धान कब उगाई जाती है, पैडी प्लांट्स कब उगाए जाते हैं, तो कब उगाए जाते हैं यहाँ पर, वर्षा ऋतु में। क्यों, क्योंकि ये हमारा इस फसल को हमें पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए वर्षा ऋतु में। बेसिकली ये गर्मियों में स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद थोड़ा वर्षा ऋतु का सीजन आता है तो पानी मिल जाता है। इसके लिए फसल को तैयार करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर 7 स्टेप दिए हैं एनसीईआरटी ने, तो ये स्टेप आपको सीरियल वाइज याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा, बुआई। तीसरा, खाद एवं उर्वरक देना। सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अभी मैं आपको ये याद करा देती हूँ। पहला पॉइंट, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें वहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, ह्यूमस चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिट्टी को खोद कर उसमें बीज बो देंगे। बीज बोने के कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा थोड़ा उगने शुरू हो जाएंगे तो हम उसमें खाद और उर्वरक डाल देंगे। खाद देसी होता है और उर्वरक एक केमिकल या रसायन पदार्थ होते हैं, जैसे आपका यूरिया कह सकते हो आप। ये क्या करते हैं, उसको बढ़ने में थोड़ी मदद करते हैं। उसके बाद हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई के साथ साथ हमें देखना होता है कि वहाँ पर कोई खरपतवार, कोई
वीड्स तो नहीं है तो हम उसको या तो नला करके निकाल देंगे या फिर स्प्रे करके या फिर हम खाद छिड़क कर भी निकाल सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद हमारी फसल पूरी तरह से तैयार है कटाई करने के लिए। कटाई करके हम उसे घर ले आएंगे और घर लाकर हम उसका क्या कर सकते हैं, भंडारण। कोई अगर भंडारण नहीं करना चाहता है तो यहाँ पर वो अपनी क्रॉप को या फसल को बेच भी सकता है। अब यहाँ पर आते हैं पहला पॉइंट, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना में यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा कि मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। मिट्टी का पहला चरण है ये, इसको तैयार करने के लिए हमें मिट्टी को उलटना पलटना पड़ता है। और उलट पलट कैसे कर सकते हैं हम, किन्हीं नकूली चीज़ों से हम उलट पुलट कर सकते हैं। और इससे करने से क्या मुख्य हमें मदद मिलती है वो है पोली मिट्टी। पोली मिट्टी मतलब जो हमने उलट पुलट कर थोड़ी फफोली सी मिट्टी बन गई है उसे हम पोली मिट्टी कहते हैं। केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता होती है। और हमें पता है कि फसल के लिए हमें क्या चाहिए, फर्टाइल सैंड चाहिए और जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें कौन देता है, सूक्ष्म जीव देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देते हैं। और ये एक मेन पदार्थ को बनाने में हेल्प करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब है ऐसी मिट्टी जहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट हो जाती है या फुलफिल हो जाती है। तो इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है लेकिन बताया है कि ऊपरी परत में ही कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे के वृद्धि के में सहायक होती है। इसका रीजन पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये क्या है, यहाँ पर ये देखिए ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ह्यूमस प्रेजेंट होता है इसलिए ये क्या है, मिट्टी लायक है कि हम इसमें पौधे उगा सकें। जितने मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट होती है वही ऑलमोस्ट उसी में आपका पौधा ग्रो कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके साथ साथ ही इसको पोली करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम जुताई भी कहते हैं। और बुआई जुताई साथ साथ ही चलता है, बुआई और जुताई। उसके अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो उससे पहले भी हम सिंचाई कर सकते हैं। हमें पहले सिंचाई करनी पड़ सकती है। जैसे राजस्थान का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, गुजरात का जो रीजन है वहाँ पर पानी की कमी होती है या बारिश नहीं आती है तो लोगों को पहले पानी खेत में लगाना पड़ता है ताकि मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए और उसमें ट्रैक्टर चलाना आसान हो जाए। इसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसे जुताई कहते हैं। अब इस कृषि औजार को या इसको भुरा करने के लिए हमें आजकल तो सब ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या यूज करते थे हम, हल और कुदाली। लेकिन आजकल जो यूज करते हैं हम वो क्या है, कल्टीवेटर। पहले ये क्या यूज करते थे, हल और कुदाली। कोई भी चीज़ जो खोदने में हेल्प करती है उसको हल या कुदाली कहते हैं। ये मुख्य औजार थे। अब यहाँ पर एक हल में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हल में एक लोहे की तिकोनी पत्ती होती है सबसे नीचे, जिसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि फाल क्या होती है या किस में होती है। ऑप्शन आपको मिल सकते हैं नीचे, हल है, कुदाली है या फिर कल्टीवेटर है। तो किस में होता है फाल, हल में होता है। हल में इसकी शेप कैसी होती है, तिकोनी शेप होती है। कैसी शेप होती है इसकी, तिकोनी शेप होती है, जिसे हम दूसरा इंग्लिश में हल शाफ्ट भी कह देते हैं। और ये जो हल है ये बेसिकली आपका बैलों के जोड़ों के साथ या ऊंट का भी इस्तेमाल करते थे लोग पहले। और जैसे झोटा बुग्गी भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो यहाँ पर बैल का ही एग्जाम्पल दिया है तो आपको बैल ही याद रखना है, क्योंकि इसमें आदमी सरलता से चला सकता है। अब है कुदाली। कुदाली का मतलब है कि ये जो कुदाली है ना, ये छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन फसल एक बड़े पैमाने पर होती है। ये सरल औजार है। जैसे हम अपने घर में बागवानी कर रहे हैं तो पालक बोना है या फिर कोई पेड़ पौधा या फूल लगाना है, उसमें क्या करेंगे हम, पहले उस जगह को खोदना स्टार्ट कर देते हैं। वो जो खोदने वाला जो उपकरण है उसको हम कुदाली कहते हैं। ये अलग अलग तरह की अलग अलग शेप की हो सकती हैं। अब ये जो तिकोनी शेप आई थी जो हल में थी, इसे हम क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। फाल बेसिकली ये होती है, पूरा पार्ट फाल नहीं होता है, ये फाल ये होती है जो तिकोनी होती है, नीचे से शार्प होती है और ये ज़मीन के नीचे जाती है। और ज़मीन के नीचे जाते ही ये क्या करेगी, उस मिट्टी को खोदना स्टार्ट कर देगी। जैसे यहाँ पर अभी ये मिट्टी के अंदर है, ये फाल है। इसके बाद है कुदाली।
कुदाली में यहाँ पर प्लेट है जिसको पकड़कर हम हैंडल हैं जिसको पकड़कर चला सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये इतना रीजनेबल नहीं होता है। लेटेस्ट जो हम यूज कर रहे हैं आजकल, जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि खेती में जो मशीन्स हैं उनका उपयोग ज़्यादा होने लगा है पहले के बजाय, तो या टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा आ गई है। तो हमने अभी तक क्या किया है, मिट्टी को तैयार कर लिया है खोद कर या उसको पलट कर। अब हम क्या करेंगे, बुआई। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, बुआई। और बुआई के लिए हमें क्या लेना चाहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, दूसरा अच्छी किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीज होने चाहिए। अब ये स्वस्थ बीज से क्या कहना चाह रहे हैं अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम रिसेंटली ये जो पहेली है क्वेश्चन करती है और बताती है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही थी। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। ये सब हम आजकल स्प्राउट बनाते हैं मूंग की दाल के, तो ये सबको ही पता है कि कुछ बीज ऊपर आ जाते हैं। जो बीज ऊपर आ जाते हैं वो हल्के होते हैं, वो स्प्राउट नहीं बनाएंगे, या वो बीज स्वस्थ नहीं है, खराब है, तो वो बीज नहीं उगेंगे। तो जो ऊपर जो बीज आते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं। तो पानी क्या है, बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि बीज स्वस्थ हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम खुद भी कर सकते हैं और करते भी हैं घर पर। अब इसका जो मुख्य कारण है इसको यहाँ पर बता दिया गया है कि क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं, इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। जल पर जो तैरने लगेगा मतलब क्षतिग्रस्त है, और या फिर वो खराब है, स्वस्थ नहीं है, और जो स्वस्थ बीज नहीं है उसको हम खेत में बुआई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बीजों की स्वस्थता का पैमाना नापने के लिए क्या करना चाहिए, उनको कुछ देर पानी में भिगो देना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास कुछ एक परंपरागत औजार होते हैं जिसको हम कीप कहते हैं। यहाँ पर देखिए कीप है। कीप में एक आदमी नीचे से हल की तरह चलाता है और ऊपर से कुछ एक आदमी बीज डालता जाता है, और साथ साथ में आगे बैल चलते रहेंगे, खेत में बीज डाला जाएगा। ये मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। ये जो नुकीले पाइप होते हैं इसमें मिट्टी को भेद कर इस बीज को स्थापित कर देते हैं। लेकिन ये पहले चलता था, आजकल नहीं है। आजकल सब ट्रैक्टर से बुआई करते हैं, और ट्रैक्टर से बुआई करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है सीड ड्रिल मशीन। क्या नाम है, सीड ड्रिल मशीन। अब इसका एक फ़ायदा है परंपरागत बुआई के ऊपर कि इनके जो बीज हैं समान दूरी और समान गहराई पर रहते हैं, और इसके बाद सुनिश्चित हो जाता है कि बुआई के बाद बीज पर मिट्टी ढक दी जाए, ताकि पक्षी या फिर जो बीज है उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और पानी मिलता रहे। इसके बाद जो है यहाँ पर बूझो और पहेली एक दूसरे से कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो हमने एक दहन का अभी किया था। धान को खेतों में बुआई करने से पहले को एक जगह पर उगाया जाता है, पौधशाला कह सकते हो आप उसको, और उसके बाद खेत में रोपा जाता है, उसको रोपाई कहा जाता है। बुआई और रोपाई में थोड़ा फ़र्क है। बुआई डायरेक्ट बीज को डालना है, और रोपाई थोड़े से छोटे छोटे पौधे उगाने के बाद में हम उनको अगर रोपेंगे खेत में तो उसको रोपाई कहा जाता है। थर्ड है, अब आपने क्या कर दिया, मिट्टी तैयार कर दी, मिट्टी में बो दिए हैं बीज। अब थोड़े थोड़े बीज बाहर निकल आए हैं, उनको अच्छा पौधे में से सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिल चुका है। अब हमें डालना है उसमें खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक हमें क्यों चाहिए, ये पहली लाइन में एनसीईआरटी कह रही है, ये पदार्थ जिन्हें मिट्टी की पोषक सत्र बनाए रखने के लिए मिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक। अब ये कहता है कि हम जब हमें लगे कि हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर हो रही है तो हम उनमें खाद छिड़क सकते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है। और या फिर उर्वरक जैसे फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इनमें केमिकल यूज होता है। तो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग चली हुई है जिसमें खाद का बेसिकली यूज होता है, उर्वरक का इस्तेमाल कम होता है या नहीं होता है। अब भी यहाँ पर
ये हमें उर्वरक की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो किसान हैं या हम लोग हैं जो खेती करते हैं, वो एक के बाद एक दूसरी, क्योंकि रबी फिर खरीफ की फसल, खेत तो खाली रहा ही नहीं कि उसे पोषक तत्व मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, उसकी फसल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए या उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हम खाद डालना स्टार्ट कर देते हैं या उर्वरक डालना स्टार्ट कर देते हैं। अब खाद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या है? खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों के जंतु अपशिष्ट से हमें मिला है। इसके लिए हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट होती है वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ खाद भी जिसको कहते हैं। केचुआ खाद के अलावा जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, या फिर जो गोट हैं उनका गोबर है, जो डंक होते हैं वो यूज किए जाते हैं। ये हमारे खेत में जो गांव होते हैं उनमें बेसिकली जो गाय और भैंस का गोबर है उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो अच्छा है वो वर्मी कंपोस्टिंग है। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है जिसमें हमें मिट्टी में डालना है और उसको उगाना है गेहूँ चने को, तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्रयोग की तैयारी। अब हाँ, इसमें एक चीज़ बताई गई है कि कौन सा पौधा अच्छा उगेगा। अब देखिए, जिस पौधे में खाद है वो थोड़े कम उगे हैं, और जिसमें उर्वरक हैं वो ज़्यादा उगे हैं, और जिसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, उसमें तो पौधे की साइज़ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अगर हमें कंपैरिजन पूछा जाए तो सब पौधे तेज़ी से कहाँ उगेंगे? उर्वरक के साथ उगेंगे। कहाँ उगेंगे? उर्वरक के साथ उगेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से आगे आते हैं। उर्वरक के क्या हैं या फर्टिलाइजर्स क्या हैं? ये हैं रासायनिक पदार्थ, जहाँ मतलब केमिकल्स होते हैं और ये फैक्ट्री में बनते हैं। अब फैक्ट्री में जो हम यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारा यूरिया, उसके बाद है अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, यस, एनपीके। एनपीके की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। एनपीके क्या है? एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटाशियम। ठीक है, एनपीके की फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। अब ये हमें जो उर्वरक हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो फसल होती है वो जैविक फसल अच्छी होती है जो जैविक खाद से बनी होती है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, वो ये है कि राइजोबियम बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव कह सकते हो आप इसको या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेगुमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। कौन से प्लांट में प्रेजेंट होते हैं? लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट आपके जो दाल हैं या फिर जो चना है, चने की जो चीज उनमें प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे डोट लाइक स्ट्रक्चर, दानेदार सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं रूट में, जड़ों में होती हैं। और इनको ये इनका जो मेन फंक्शन है वो ये फंक्शन है कि ये करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर। बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि ये पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं या पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। जो इन्वायरमेंट में, जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है उसको एसिमुलेट करके पौधे तक पहुंचा देते हैं। और ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इन प्लांट के लिए, क्योंकि इन्हें बाहर से हमें नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इनके पास क्या है? लेग्यूम्स प्लांट है, या फिर इनके पास में क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अंतर दिए गए हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि खाद क्या हम फैक्ट्री में बनाते हैं? नहीं 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 नहीं, हम क्या करते हैं? उर्वरक को फैक्ट्री में बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात पॉइंट यहाँ पर जो आता है, अब सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी हुमस। हुमस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर कोई भी पौधा ग्रो होता है, मिट्टी के कुछ हिस्से का या कुछ सेंटीमीटर पार्ट। लेकिन उर्वरक से हमें मिट्टी की हुमस प्राप्त नहीं होती है। खाद हमारी हेल्प करता है या मिट्टी की हेल्प करता है, ह्यूमस को प्रचुर मात्रा में देता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये पोषक तुलनात्मक रूप से तो कम होते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है उसके लिए ये वरदान होते हैं। ये मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और ये हमारी फसल जो होती हैं उसको भी आजकल लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि सब अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में को फोकस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं अभी बता देती हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो होता है यहाँ पर उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम जो
नेचुरल जो चीज़ें बनी हैं, जो खाद से बनी हैं, उन्हीं पर हम डिपेंडेंट रहें। अब यहाँ पर खाद के लाभ बताए हैं। खाद का सबसे मुख्य लाभ, एक तो ह्यूमस तो प्रोवाइड करता ही करता है, दूसरा जल साधारण क्षमता को बढ़ा देता है। मिट्टी को भुरभुरी और संद्र हो जाती है, इससे क्या हो जाती है, मिट्टी को ऑक्सीजन मिलती रहती है। और एक ये मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करते हैं। लेकिन उर्वरक क्या करता है, मित्र हो या अमित्र हो सभी को मार देता है। ठीक है। और जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार हो जाता है। ये सुधर दिया है, ये एक्चुअल में सुधर जाता है, या सुधार देते हैं, सुधर जाता है, सेम ही है। इसके बाद है, हमने क्या क्या कर लिया, मिट्टी की पलटवार कर ली, दूसरा हमने बीज की बुआई कर ली, अब उसमें खाद भी डाल दिया, और अब हम करेंगे सिंचाई। सिंचाई के लिए हमें सिंचाई स्रोत चाहिए। अगर वर्षा सबसे अच्छा स्रोत है, रेन सबसे अच्छा एक सोर्स है सिंचाई का, लेकिन सब जगह हर टाइम वर्षा नहीं हो सकती, तो इसके लिए अलग अलग परंपरागत सोर्सेज अवेलेबल हैं। और पानी क्या है, नेचुरल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसे सबकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, चाहे वो आपका फल फूल पौधा हो या फिर मानव प्रजाति हो। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। सिंचाई क्या होती है, किसी बड़े पैमाने पर जब फसल को हमें मिट्टी में पानी देना होता है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए, उसको नमी प्रदान करनी होती है, तो हम उसे कहते हैं सिंचाई। सिंचाई में इस वर्ष पानी देते समय अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख कर मर गए थे। क्यों? क्योंकि पानी की कमी से बूझों के पौधे सूख कर मर गए थे, ख़त्म हो गए थे। उसने खाद डाला अच्छे से, टाइम पर बुआई भी की थी, लेकिन पानी डालना भूल गया। अब यहाँ पर सिंचाई के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं आपका, कुआं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बहुत हेक्टिक टास्क है, ये मोट वाला है, पानी बाहर खुद निकालता है कुएं से और फिर डालता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पार्ट है, इसको हम घिरनी कहते हैं। इसके साथ में एक रस्सी बंधी रहती है, और इसके साथ में है चेन पंप है, चेन घूमती रहेगी। चेन पंप के साथ में है, यहाँ पर चेन पंप के साथ में है ढेकली, रहट है, और रहट के साथ साथ यहाँ पर बस यही दिए हैं। तो भी देखिए, रहट, कौन कौन से साधन है हमारे पास, मोट है, गिरनी है, चेन पंप, ढेकली और रहट है। ये हमारे परंपरागत सोर्स हैं, लेकिन आजकल ये नहीं होते हैं। दूसरा, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है, टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और उतनी एफिकेसी हो नहीं पाती है। तो इसलिए आजकल हम जो सिंचाई करते हैं वो ट्यूबवेल से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंचाई की आधुनिक तकनीक जो है वो है, पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर को क्या कह सकते हैं, फुहारे सही कह सकते हैं, हाँ फुहारे हैं, उसमें नोजल लगे रहते हैं, और नोजल जो होती हैं हेल्प करते हैं पानी को दूर दूर के छिड़काव करने में। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र को जैसे स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, या स्ट्रॉबेरी, आजकल तो जितने भी ग्रीन हाउस प्लांट है सबके लिए ड्रिप सिस्टम यूज हो गया है। ड्रॉप ड्रॉप पानी पड़ता रहेगा पौधे पर, ऑटोमेटिकली पानी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका सबसे मुख्य जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। तो क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं हो सकता, वो कौन सी है आपके पास में, ड्रिप तंत्र है। ठीक है। और ये जहाँ पर पानी की कमी है, जो डेजर्ट एरिया है, जो जैसे राजस्थान का एरिया है, वहाँ पर जहाँ पर पानी कम है, उन क्षेत्रों के लिए क्या है, ये वरदान है। तो ये याद रखना पड़ेगा हमें कि बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है, और दूसरा, इस विधि में जल व्यर्थ नहीं जाता है। और कौन से क्षेत्र के लिए वरदान है ये, जहाँ पर पानी की कमी होती है। अब हमें करनी है अपनी खरपतवार की सुरक्षा करनी है किससे, जो ऐसे ही फसल के साथ साथ कुछ और वीड्स उगाते हैं जिनको हम खरपतवार कहते हैं, उनसे बचाव करना है। तो इसके भी दो मेथड हो सकते हैं, एक परंपरागत मेथड है और दूसरा है आपका
रिसेंट जो अभी चल रहा है उर्वरक और स्प्रे आधुनिक, आप उसको कह सकते हो आधुनिक यंत्र जो यूज करेंगे हम, तो इसके लिए देख लेते हैं क्या कह सकते हैं। पहला है निराई या नलाव जिसको कहते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है। यहाँ हम हाथ से अब वो जो खरपतवार उगी है उसे काटेंगे, निकालेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर दूसरे किसी यंत्र का यूज करें या यहाँ पर हम छिड़काव करें, स्प्रे करें, तो वहाँ उसको क्या कहेंगे हम, खरपतवार नाशी, और ये रसायन है। अब यहाँ पर एक खरपतवार नाशी का उदाहरण भी है और वो उदाहरण है 2,4-D। क्या उदाहरण है? 2,4-D। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। ठीक है। अब ये कैसे मिलाया जाता है? खरपतवार नाशी को जल की आवश्यकता के अनुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये टाइम बहुत कम लेता है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं निराई की, तो निराई मुख्यतः मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, टाइम भी ज़्यादा लेगी और उतनी एफिकेसी भी नहीं आएगी। लेकिन इसका यहाँ पर एक फ़ायदा है, ये जो हमारे यूजफुल जो चीज़ें हैं उनको रखी रहती हैं या हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ साथ अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो जो जानना चाहता है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है केमिकल के, और ये केमिकल हमारी किडनी, लीवर और लंग्स को खराब कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो छिड़काव करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? छिड़काव करते समय अपने मुंह एवं नाक पर कपड़ा ढक लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ जहाँ छिड़काव किया है वो खाना अपने भैंसों को, गायों को नहीं देना चाहिए। तीसरा, वहाँ पर छोटे बच्चों को नहीं जाना चाहिए जब यहाँ पर छिड़काव चल रहा होता है। उसके बाद अब हमारी फसल बढ़कर तैयार हो गई है। बार बार पानी देने के बाद, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करने के बाद अब हमारी फसल पूर्णतः तैयार है और अब हम फसल को क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है। काट सकते हैं, इसके लिए हम हाथ से मैन पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग खुद भी काट लेते हैं, हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फसल को पकने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 से 4 महीने। ठीक है। हार्वेस्टर काट, जैसे सीधा गेहूं में मशीन लगा दी, हार्वेस्ट कर लिया, जो जो गेहूं के ऊपर ऊपर की फली थी उनसे हमने गेहूं निकाल लिया और नीचे का भूसा छोड़ दिया। ये गेहूं और धान के लिए मुख्य उपयोगी है, लेकिन जैसे सरसों है, बाजरा है, उसके लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। थ्रेसिंग, जो हमने हाथ से जो काटा था, अब उसको यहाँ एक कंबाइन मशीन में डाल देंगे और कंबाइन मशीन थर 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 करके उसको फसल को निकाल देगी। ठीक है। ये है हमारी कंबाइन। और इसके साथ साथ यहाँ पर अभी एक मुख्य पार्ट पूछा गया है, जो धान की खेती में आजकल एक मुख्य विषय भी बना हुआ है, ग्लोबल इशू है इसका, कि हरियाणा का जो पराली जलाते हैं लोग, दिल्ली को प्रदूषित करती है। तो वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काटने के बाद उसको जला देते हैं, पराली को जला देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? कंबाइन का यूज कर रहे हैं या फिर हम हार्वेस्टर का यूज कर रहे हैं। अगर हम हाथ का यूज करेंगे, काटेंगे, तो हमें ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम उसे निकालेंगे। निकालने के लिए 2 तरीके हमारे पास, एक थ्रेसर है और एक विनोइंग कर सकते हैं। तो विनोइंग पहले होती थी, आजकल नहीं होती है, तो अभी जो मुख्य है वो आपका थ्रेसर ही है। हाँ, अब हम यहाँ पर कटाई पर्व मना सकते हैं। अपने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पर्व या त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, हरियाणा में होली मनाई जाती है। जैसे ये हमारी सरसों की फसल कटने वाली होती है, तो ये दोनों त्यौहार मनाए जाते हैं। पोंगल है, बिहू है, ये सब त्यौहार जब फसल की कटाई होती है तब मनाए जाते हैं। उसके बाद हमें करना है अपनी फसल का भंडारण। तो फसल के भंडारण के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है सीटेट में, वो है जो फसल है उसका भंडारण कैसे करेंगे। तो फसल के भंडारण के लिए हमें क्या चाहिए? साइलो चाहिए। फसल के भंडारण के लिए आप बेसिकली कट्टे बोरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए हमें साइलो चाहिए। और जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उनको हम टंकी या बिन्स कह सकते हैं। बड़े भंडारण के लिए हमें क्या चाहिए? साइलो।
अब पहेली एक बात कह रही है, मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा, मुझे आश्चर्य हुआ क्यों। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि नीम की जो पत्तियां होती हैं वो कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती हैं जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। जैसे सुरसी होती है वो नहीं ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ स्रोत लिख सकते हैं। ये स्रोत आप देख लीजिएगा कौन कौन से आप क्या क्या यूज करते हैं। अब यहाँ पर इसका एनसीईआरटी ने आंसर भी दिया है। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। इसके रासायनिक उपचार के लिए हम सल्फास की टैबलेट यूज करते हैं, या फिर नीम की, अगर हमें अपने घर में ही भंडारण करना है तो हम नीम की सूखी पत्तियां डाल देते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर निकलता है कि नीम की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से फसल को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नीम की पत्तियां यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने क्यों की हैं? क्योंकि हमें कुछ खाना पीना है। खाने पीने के लिए हमारी जो सामान है उसको खाद्य सामग्री कहते हैं। इसके साथ साथ जो पशुओं का व्यापार है या पशुओं को पालना है, पालतू है, उसके हम क्या कहते हैं, उस पार्ट को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन, यहाँ पहेली कुछ बताना चाह रही है आपको। वो कह रही है मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो मांसाहारी हैं, उनके लिए अच्छा एक आहार है, क्योंकि मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी होता है। ठीक है, और विटामिन डी, अगर जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो शाकाहारी हैं वो सीधे अपने सनलाइट से विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह की धूप में जब सूरज लाल होता है हल्का हल्का, सुबह सुबह 1-2 घंटे, या शाम को दिन छिपने से 1-2 घंटे पहले अगर आप धूप में बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिक विटामिन डी मिल जाएगा, जो शाकाहारी हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अभी हम करेंगे प्रमुख शब्द। कृषि पद्धतियाँ हमने देख ली, पशुपालन देख लिया, फसल देख ली है, उर्वरक देख लिया है, भंडार गृह साइलो याद है ना, कटाई, सिंचाई, खरीफ, जो दिन बड़े होते हैं वहाँ पर नाम बड़ा है खरीफ। ठीक है, खाद, हल, हल में एक पार्ट होता है तिकोना जिसको हम क्या कहते हैं, फोल। रबी की फसल जो अभी इस सीजन में बोई जा रही हैं या बो चुके हैं वो रबी की फसल है। बीज और साइलो। इसके साथ साथ हम और देखेंगे बुआई, भंडारण, थ्रेसिंग, खरपतवार, खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी कौन सा है, 2,4-D, ये एक केमिकल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपने क्या सीखा, हमें बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करना है, इसलिए हमें कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। और हमारे पास 2 तरह की फसलें हैं, खरीफ और रबी की फसल है। ठीक है, खरीफ और रबी की फसल के लिए हमें पोषक तत्व देने पड़ते हैं, उसके लिए हमारे पास खाद और उर्वरक हैं। उर्वरक रासायनिक होते हैं, खाद नेचुरल होती हैं। खाद ह्यूमस मेंटेन करने में हेल्प करती है, लेकिन उर्वरक ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उर्वरक जो हमारे लिए उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल कर देते हैं, और खाद ऐसा नहीं करती, जो हमारे मित्र हैं उनको बढ़ावा देती हैं कि यस आप हमारी क्रॉप में अपना नंबर इंक्रीज करो ताकि हमारी फसल अच्छी हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो थ्रेसिंग क्या है, दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये अभी जो हमने किया है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।